गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लास्ट मैग्नेटिक फील्ड से कुछ क्वेश्चंस देखे थे, है ना। और कहे थे कि अगले क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में जो मोशन पढ़े हैं, जैसे हेलिकल पाथ पढ़ा था आपने, सर्कुलर पाथ वाला केस देखा था, लीनियर केस देखा था। जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के पैरेलल था तो लीनियर पाथ था, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर था मैग्नेटिक फील्ड के तो सर्कुलर पाथ था। और सर्कुलर पाथ किस प्लेन में? उसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में, है ना। फिर उसके बाद हम देखे थे कि अगर एंगल हमारे पास होता वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, तो वहाँ हम कुछ रिज़ल्ट देखे थे कि उसका दो कंपोनेंट बना था वेलोसिटी का, जिसके कारण एक रिज़ल्ट मिला था हमको हेलिकल पाथ का। अब करना ये है कि हमको इस मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाले में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंट्रोड्यूस करना है। यानी हम ऐसा करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के और तब देंगे वेलोसिटी। उसके बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग वही रहेगा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो होगा क्या, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही हमारा और इस डायरेक्शन में एक और फील्ड है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। और अब क्या कर रहे हैं कि इसके परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी दे रहे हैं। अभी एंगल पर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अभी जो भी दे रहे हैं परपेंडिकुलर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो सकता है, देखो v परपेंडिकुलर है और b के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये तो सर्कल बनाना चाहेगा, है ना। तो v क्या चाहेगा कि यहाँ पर एक सर्कल जनरेट हो इस तरह से, जिसका रेडियस क्या होगा, कुछ लिखवाए थे क्या, कुछ लिखवाए थे, हाँ वेरी गुड, एम भी अपॉन क्यू बी। जब ये कब डिपेंड करेगा, जब इस चार्ज का, इसका चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्यू हो और मास एम हो। फिर इसका टाइम पीरियड लिखाए थे आपको 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। और ओमेगा था आपका क्यू वी अपॉन एम, ये ओमेगा का रिजल्ट था। लेकिन यहाँ फ़र्क क्या पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहने से फ़र्क क्या पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहने से फ़र्क ये पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट करेगा क्यू ई अपॉन एम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगा क्यू ई बाई एम, क्योंकि फोर्स क्यू ई है। अब ये क्यू ई बाई एम ये चाहेगा कि चार्ज पार्टिकल जिसका वेलोसिटी इधर कुछ नहीं है, वो इसके कारण कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन करेगा पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो जब वेलोसिटी अटेन करेगा, इसका मतलब कि ये सिर्फ सर्कल नहीं करेगा, सर्कल के साथ साथ ये हेलिक्स में जाएगा, ठीक है। ये हेलिकल पाथ अटेन करेगा। लेकिन हेलिकल पाथ जो अटेन करेगा वो एक कांस्टेंट पिच रहेगा या वेरिएबल पिच रहेगा। तो अब ध्यान से देखो, हर टाइम के बाद इसका वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, यानी हर टाइम के बाद इसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा तो पिच कांस्टेंट नहीं होगा। तो मान लो इनिशियल पिच आपका P1 है और फाइनल सेकंड पिच आपका क्या कहते हैं P2 है। तो P1 P2 में से P2 बड़ा होगा P1 से, यानी रेगुलर इंक्रीज करेगा। तो देखो P1 से मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम कितना लगा होगा, T, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने में इसको टाइम कितना लगा होगा, 2T, ठीक है। तो P1 कितना होगा, बहुत सिंपल है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 इनिशियल, यानी u 0 है, तो
जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यू जीरो तो सिंपल हाफ ए टी स्क्वायर लगा लीजिए, यानी क्यू ई वाई एम टू एम इन टू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका इनिशियल पिच फर्स्ट। अब मान लो हमको इसका सेकंड पिच निकालना हो, तो सेकंड पिच के लिए क्या करेंगे, बहुत ईजी है। सेकंड पिच के लिए हम सिर्फ सेकंड पिच के लिए यहाँ तक के डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस हटा दें, यानी 2t तक का डिस्टेंस निकाल लो और उसमें t तक का डिस्टेंस हटा दो, आपको सेकंड पिच मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई टू एम इंटू टू टी का होल स्क्वायर माइनस क्यू ई बाई टू एम इंटू टी का स्क्वायर। अब क्यू ई बाई टू एम कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, 2t का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, ये सेकंड पिच हो गया। वैसे ही अगर हमसे nth पिच पूछेगा, nth पिच अगर हमसे पूछे तो फिर क्या बताएंगे हम, nth पिच क्या हो जाएगा, तो nth पिच में बहुत सिंपल है, करना क्या है, n तक का है उसमें से n-1 हटा देंगे, यानी रिजल्ट आएगा क्यू ई बाई टू एम मल्टीप्लाइड बाई एन टी का होल स्क्वायर माइनस n-1 टी का होल स्क्वायर। नोट करिए, फिर इसका हम लोग अभी जस्ट देखेंगे पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर भी देखना है, इसमें और भी कुछ देखना है, पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट, तो चलिए इसको वो भी देख लेते हैं, पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, याद रखिएगा। अब देखिए हम उसका फाइंड आउट करते हैं पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकुलर केस में, तो देखिए कैसे होगा। देखिए पहले तो हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी जो है वो आपका v नॉट कुछ है i डायरेक्शन, मतलब x डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका e नॉट j यानी y डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो b नॉट j ये भी आपका y डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। ये z, ठीक है, ये हो गया आपका x, ये हो गया y और ये हो गया z। अब देखो हमने पार्टिकल को ऑरिजिन से छोड़ा है और इसकी वेलोसिटी इस तरफ कुछ v नॉट है, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी v नॉट है। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है। सबसे बड़ा बात है कि ये मूव किस प्लेन में करेगा, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, ऑब्वियस है कि फोर्स जो लग रहा होगा, देख लो ये इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, बाहर लगेगा, देखो तो याद है, ऐसा बहुत सारा हम लोग देखे हैं इसके पहले भी, है ना, एक्स के डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, यानी ये सर्कल करेगा एक्स जेड प्लेन में। कुछ इस तरह से, और सर्कल करते हुए ये ऊपर जाएगा, मतलब ये ऐसे जाएगा, ये इस तरह से ऊपर बढ़ता जाएगा इंक्रीजिंग पिच के साथ। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका पोजीशन वेक्टर निकाल के दिखाइए, तो जाहिर सी बात है इसका हमको टी टाइम के बाद एक्स वाई और जेड में कोऑर्डिनेट चाहिए। जो कोऑर्डिनेट अगर हमको मिल गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहली बात इसका रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला एम वी नॉट अपॉन क्यू बी, क्यों ले रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले हम लोग ऐसा चीज़ फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, ओमेगा, ओमेगा है क्यू बी बाई एम। ठीक है, और कुछ तो नहीं है, सब चीज़ ये मिल गया, ओमेगा मिल गया, आर मिल गया। अब देखिए वाई डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वाई डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन लग रहा है क्यू ई नॉट अपॉन एम। चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज है क्यू और एम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन है इसका वाई डायरेक्शन में क्यू ई नॉट अपॉन एम, यही है एक्सेलरेशन इसका। ठीक है,
तो इस हिसाब से अगर हम टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी देखें, माने पोजीशन देखें, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू ई नॉट अपॉन 2m टी स्क्वायर होगा। बोलिए बोलिए जल्दी, होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, आप सर्कल कर रहे हो x वाले पे, तो याद होगा इसका x और z कोऑर्डिनेट हम लोग कई बार निकाले हैं, जिसमें से x कोऑर्डिनेट आया था आपका r साइन थीटा, याद आ रहा है कुछ, और y आया था आपका z, ये फिर से बताना पड़ेगा। देखिए इस तरह से सर्कल आया था, आप ऐसे ही लिए थे, ये एंगल था हमारा थीटा, ये पोजीशन इसको z और इसको x कहे थे, ये आया था r साइन थीटा, और ये आया था आपका r माइनस r कॉस थीटा। तो r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये, यानी रिजल्ट आ जाएगा कितना, एम भी नॉट अपॉन क्यू बी नॉट इंटू साइन थीटा को क्या लिखते हैं, ओमेगा टी लिखते हैं, यानी क्यू बी नॉट अपॉन एम, ये रिजल्ट हो जाएगा। इंटू टी 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 कहा गया, टी भी तो रहेगा, ये x का वैल्यू आया। वैसे ही z क्या हो जाएगा हमारा, z हो जाएगा आपका r, यानी फिर वही चीज एम भी नॉट अपॉन क्यू वी नॉट, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस क्यू बी नॉट बाई एम मल्टीप्लाइड बाई टी। ये रिजल्ट हो गया हमारा x, y और z का। दैट्स वाई वी हैव द कोऑर्डिनेट r इक्वल्स, मतलब पोजीशन वेक्टर जो हमको मिल गया, एम भी नॉट अपॉन क्यू वी नॉट साइन क्यू वी नॉट टी अपॉन एम आई कैप, फिर ये रख देते हैं प्लस क्यू ई नॉट अपॉन 2m टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है, फिर प्लस इसमें रख देते हैं, क्या आ जाएगा ये, एम भी नॉट अपॉन क्यू वी नॉट इंटू 1 माइनस कॉस क्यू बी नॉट बाई एम टी के कैप। ये रिजल्ट आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर का। तो ये नोट हो गया आप लोग का, देख लीजिए। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर भी। देखिए कैसे, वेलोसिटी वेक्टर के लिए क्या करना होगा हमको, बस पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करना होगा। कर लो डिफरेंशिएट, देखो कितना आता है। मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि टी टाइम के बाद वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है। इस साइन का तो कॉस हो जाएगा, कॉस क्यू वी नॉट अपॉन एम टी, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए इसका क्यू वी नॉट बाहर आएगा, तो क्यू वी नॉट से क्यू वी नॉट कैंसिल, एम से एम कैंसिल, सिंपल वी बचेगा। यानी ये रिजल्ट होगा हमारा वी नॉट कॉस क्यू वी नॉट अपॉन एम टी आई कैप, ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसको करो, कितना आएगा, 2t होगा, 2 से 2 फिर कैंसिल, इसका 2t होगा ना, 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, क्यू ई नॉट अपॉन एम टी जे कैप, ठीक है। उसमें आ जाइए, 1 का 0, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर उसका जो बाहर आएगा क्यू वी नॉट अपॉन एम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा वी नॉट साइन में। वी नॉट साइन क्यू बी नॉट अपॉन एम टी जे के कैप, के कैप। तो देखो ये हो गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर। इससे हमको एक चीज और क्या मिला, इसको देखिए, इसको देखिए। अगर हम आपसे पूछे इन XZ प्लेन, अगर XZ प्लेन की बात की जाए तो आपका जो वेलोसिटी है वो अभी भी v नॉट ही है ओवरऑल, है ना। देखिए
एक्जेक्ट प्लेन में जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे वेलोसिटी का टी टाइम पे, माने वीटी अगर आप फाइंड आउट करेंगे टी टाइम पे, तो क्या होगा, वीटी क्या लिखिएगा एज ए वेक्टर वीटी क्या लिखिएगा एक्जेक्ट प्लेन में, ये और ये, यही लिखेंगे ना हम लोग, ठीक है। और जब उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी रिजल्ट आएगा इसका मैग्नीट्यूड वी नॉट, जो बोले थे यहाँ पे। तो एक्जेक्ट प्लेन में, यानी जिस प्लेन में आप मूव कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, उस प्लेन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। जितना इनिशियल वेलोसिटी आपने दिया था उस प्लेन का वेलोसिटी फाइनल वही होगा, और ये हमेशा फॉलो होगा लगभग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हो गया नोट। अब देखिए क्वेश्चन बनाई तो देखिए कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऑरिजिन में आपका इधर जेड भी होगा। ऑरिजिन से हम पार्टिकल को छोड़े हैं, मतलब लिबरेट किए हैं, इस तरफ कर लेते हैं। वी नॉट है, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वही ई नॉट आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड है आपका बी नॉट आई कैप। तो बताइए कि अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ अगर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट इसका अगर हो जाए ए, एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें a0 अगर हो जाए, तो बताइए इस केस में यहाँ की वेलोसिटी उसका v नॉट है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा अगर एक्स कोऑर्डिनेट a0 हो जाए तो? सोचिए। देखिए कैसे होगा। सबसे बड़ा बात है, याद होगा जब हम फोर्स पढ़ा रहे थे F बराबर क्यू वी क्रॉस बी, तो उसमें बताए थे बाबू कि F बराबर क्यू वी क्रॉस बी है। इसका मतलब क्या है कि फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी पे, तो पावर 0 होगा, है ना। F डॉट वी 0 हो रहा था क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर हो जा रहा था वी पे, और पावर 0 था तो आपका वर्क डन भी 0 था, यानी मैग्नेटिक फोर्स के कारण, यानी जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके कारण जो उस पर फोर्स लगता है, उस कारण से आपका वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, यानी उसका वर्क डन नहीं संभव है। लेकिन इस डायरेक्शन में आपका एक फोर्स तो लग रहा होगा, वो क्यू ई नॉट होगा, इसके कारण तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन कितना होगा, क्यू ई नॉट फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट इसका ए है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका ए है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्यू ई नॉट इंटू ए इक्वल्स क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, क्यू ई नॉट ए प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर। तो v हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये 2 उधर जाएगा, m इधर आ जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ क्यू ई नॉट। एक काम करते हैं 2 क्यू ई नॉट, एक काम कर ले 2 क्यू नॉट, अरे हटा यार, 2 क्यू ई नॉट ए, और ये इससे 2 मल्टीप्लाई तो खत्म हो जाएगा ये, यानी एम वी स्क्वायर एम वी नॉट का स्क्वायर और डिवाइड बाई एम, ये रिजल्ट हो जाएगा वेलोसिटी का। इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट। तो देखो ये हो गया नोट। अब क्या करेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही रखते हैं, लेकिन वेलोसिटी इस बार एंगल पे होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, है ना। इस बार थोड़ा सा अलग केस रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बट V इज एट एन एंगल विथ, समझदार तो है ही आप। इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर चार्ज पार्टिकल को एंगल पर छोड़ा जाए तो क्या होगा। बहुत सिंपल है, इसके पहले आप पढ़े हैं एंगल का रिजल्ट, याद तो होगा ही कुछ ना कुछ। अगर पढ़े हैं तो सिर्फ पढ़ाया गया तो बात अलग है। ये v वेलोसिटी है और एंगल मान लो ये थीटा है, ठीक है, ये y डायरेक्शन और ये x। तो दो कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा आपका v cos थीटा और एक बनेगा आपका v sin थीटा। v sin थीटा सर्कल करवाएगा और v cos थीटा नहीं भी रहता तो उधर आपका पिच बढ़ता ही, ये आपको भी समझ में आ रहा है। v cos थीटा है तो पिच आएगा, हम जानते हैं, नहीं भी रहता तो पिच था, लेकिन यहाँ v cos थीटा एक और एक्स्ट्रा आ गया है, तो v cos थीटा तो सर्कल करवाएगा, ये तो समझ में आ रहा है हमको। तो चलो सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं। तो एम भी साइन थीटा क्यू बी, बी निकाले ना, ठीक ठीक, क्यू भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं। चलते काम करते हैं, इसको नोट कर ही देते हैं, इसका ई नॉट आई कैप मान लेते हैं, बी को फिर वी नॉट आई कैप मान लेते हैं, ऐसे एक जैसा रहेगा तो ठीक लगेगा। और वी को चलो इसको वी नॉट ही मान लेते हैं, एक जैसा रहता तो ठीक लगता है देखने में, याद करना आसान होता है। हमने तो भाई कहाँ वी नॉट, ठीक है। आर का वैल्यू मिल गया, टी का क्या होगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी नॉट, और ओमेगा हो जाएगा आपका, बस यहां से निकाल लीजिए, ओमेगा आ जाएगा क्यू बी नॉट अपॉन एम। आप यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, बात एक ही आएगा। हाँ, अब पिच क्या होगा, क्योंकि ये यहां से यहां तो जाएगा, ये फिक्स है, फिर ये पिच बढ़ेगा, ये भी फिक्स है, जो भी जाए, लेकिन ये पिच बढ़ेगा। अगर ये पहला फर्स्ट पिच है और ये सेकंड पिच है तो अब ऑब्वियस है कि सेकंड पिच बड़ा होगा फर्स्ट पिच से, ठीक है। इस बार इसके पास इनिशियल वेलोसिटी v नॉट cos थीटा है, पिछले बार नहीं था। इस तरफ एक्सेलरेशन भी है जो है आपका क्यू ई नॉट अपॉन एम, और ये रहना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। तो पिच वन जो होगा बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें जो टाइम लगा होगा इसका टी टाइम लगा होगा, टी टाइम लगा होगा ना, चाय का समय। तो P1 कितना हो जाएगा, सॉरी एम वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है, प्लस कितना होगा क्यू ई नॉट अपॉन 2m टी स्क्वायर, ये फर्स्ट पिच हो गया। सेकंड पिच के लिए क्या करेंगे, तो सेकंड पिच के लिए ये भी तो टी ही टाइम होगा, ये तो फिक्स है, लेकिन यहां से यहां तक टाइम जो लगा होगा वो 2t होगा, पिछले जैसे हम लोग पीछे किए थे। तो क्या करेंगे, 2t का डिस्टेंस में फर्स्ट 1t का घटा देंगे, तो एम वी नॉट कॉस थीटा, 2t यहां होना चाहिए, 2t से फर्स्ट वाला घटाना है तो t, ठीक है, प्लस क्यू ई नॉट अपॉन 2m 2t का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हो गया कितना,
एम वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी प्लस क्यू ई नॉट अपॉन 2m इंटू 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो वैसे ही अगर हमसे कोई बोले कि भाई एन पिच क्या होगा, nth पिच क्या होगा, तो nth पिच भी देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ क्या करोगे, एन टी में से n माइनस 1t घटाओगे, तो एन टी और एन टी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, तो t ही बचेगा। यानी रिजल्ट ये होगा एम वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, ये फिक्स है। उधर वाले में जैसे हम लोग पीछे फाइंड आउट किए थे, यानी क्यू ई नॉट अपॉन 2m क्या हो जाएगा, एन टी का स्क्वायर माइनस एन माइनस 1t का होल स्क्वायर ब्रैकेट। ये हो गया आपका रिजल्ट। नोट करिए इसको। हो गया ये नोट। चलिए अब आगे चलते हैं। पैरेलल का केस हो चुका। अब केस पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, यानी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। मान लेते हैं कि इनवर्ट द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है। और इस फील्ड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो बी नॉट है। तो एज पर वेक्टर अगर हम बात करें तो बी वेक्टर जो होगा वो वी नॉट के कैप होगा, लेकिन माइनस में अंदर है, माइनस के की तरफ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर लेना है, तो ई ले लेते हैं आपका ई नॉट आई कैप। अब बताइए, ये तो मेरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए जो अगर हम चार्ज पार्टिकल को ऑरिजिन से रेस्ट पर छोड़े तो वो किधर मूव करेगा, बताइए। याद है जस्ट हम इसके पहले डिस्कस किए थे ना कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में करता है, पता है ना। यानी वो हर हाल में किस प्लेन में करेगा, एक्स वाई प्लेन में करेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे आप ऑरिजिन में इसको छोड़े थे जिसमें इसका रेस्ट पे 0 0 0, ठीक है। लेकिन अभी इस एक पार्टिकुलर समय मतलब v इसका वेलोसिटी जो है वो है वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, जिसका इनिशियल ये वेलोसिटी 0, यानी अगर हम आपसे बोले तो एट टी इक्वल टू 0 पे वी एक्स भी 0 है और वी वाई भी 0 है। अब हमको फाइंड आउट करना है क्या, इसका पाथ। तो देखो ये एक्चुअली क्या है इसमें, और चार्ज पार्टिकल पे Q है और इसका मास m है, तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो दो फोर्स लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लॉरेंज फोर्स का, F इक्वल्स क्या पढ़े थे, Q V क्रॉस B प्लस QE था ना। तो देखिए F क्या हो जाएगा, तो F होगा आपका, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा वेलोसिटी है उसके हिसाब से और इसके हिसाब से आई डायरेक्शन में हमारे पास दो कंपोनेंट मिलेंगे फोर्स के। अगर आपको देख के समझ में आ रहा होगा,
क्योंकि k क्रॉस i है और j क्रॉस k है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो i डायरेक्शन में, अरे i डायरेक्शन में मिलेंगे। तू चलाओ है क्या? अरे थोड़ा, तो चलो q v का वैल्यू रख देते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप क्रॉस b का वैल्यू, यानी माइनस तो पहले यहाँ कर लेते हैं हम लोग, b नॉट k कैप, फिर क्या हो जाएगा q e नॉट i कैप। अब हम लोग जानते हैं i j k, यानी i क्रॉस k करना है। देखो इस तरह से i j और k, और याद होगा ऐसे पॉजिटिव और ऐसे निगेटिव लेते हैं, यानी i j k होता है, j k i होता है, k i j होता है, तो i k माइनस j होगा ना, i k क्या होगा माइनस j होगा, i क्रॉस k क्या हो जाएगा माइनस j और माइनस माइनस प्लस, तो यानी q v x b नॉट j कैप। अब ये इसको यहाँ रहने देते हैं, माइनस q b नॉट वी वाई। अब देखिए तो जे के आई, जे के क्या हो जाएगा आई कैप प्लस क्यू ई नॉट आई कैप। तो दो वैल्यू मिल गया हमको, क्यू ई नॉट माइनस क्यू बी नॉट वी वाई, आई कैप आ गया क्यू वी एक्स बी नॉट, ये जे कैप आ गया फोर्स का वैल्यू। तो फोर्स के दो कंपोनेंट मिल गए हमको, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में, है ना। तो अगर दो एक्सिस के में हमको कंपोनेंट मिला है फोर्स का, तो एक्सेलरेशन का भी दो कंपोनेंट होगा, ये ए एक्स होगा और ये क्या हो जाएगा ए वाई डिवाइड बाई मास होगा। ठीक है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो एफ एक्स में मास से डिवाइड दे देंगे तो ए एक्स मिल जाएगा, एफ वाई में मास से डिवाइड देंगे तो ए वाई मिल जाएगा। यानी हमारे पास दो रिजल्ट मिल गया, ए एक्स इक्वल्स क्यू ई नॉट अपॉन एम माइनस क्यू बी नॉट अपॉन एम वी वाई, और ए वाई मिल गया हमको क्यू बी नॉट अपॉन एम वी एक्स। अब देखिए y का एक्सेलरेशन x के वेलोसिटी पे और x का एक्सेलरेशन y के वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। क्या कर सकते हैं इसके बाद हम लोग, तो एक्चुअली देखो पहले इसको एक चीज़ यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ से साइड करो, थोड़ा और छोटा करो, थोड़ा और छोटा। देखिए ax है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग डी वी एक्स अपॉन डी टी, और इसको लिख सकते हैं डी वी वाई अपॉन डी टी। अब मेरा मानना ये है, देखो बता देंगे क्यों रीज़न कर रहे हैं वो समझिए। इसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसका रीज़न है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और यहाँ से मिल जाएगा हमको डी वी वाई अपॉन डी टी, जिसको हम यहाँ उठा के रख सकते हैं। तो ये आपस में वी एक्स और वी एक्स वाला मतलब एक्स कंपोनेंट वाला रिलेट हो जाएगा, और बिना रिलेट की सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग वेरिएबल को सॉल्व करना आसान नहीं है। अगर आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो वेरिएबल एक्स के होने चाहिए तो वेरिएबल वाई के होने चाहिए, ठीक है ना। एक्स वाले को एक्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं, वाई वाले को वाई के साथ, लेकिन यहाँ उल्टा है, वाई के साथ एक्स है और एक्स के साथ वाई है। तो हम इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें और जो इधर हमारा डी वी वाई अपॉन डी टी आएगा उसके जगह पर ये रख दे तो क्या हो जाएगा एक्स वाला एक्स से रिलेट हो जाएगा। तो इसलिए करते हैं, और कोई बात नहीं है। देखते हैं तो क्या होगा, देखिए डी टू वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन इक्वल्स, ये तो 0 हो गया, माइनस क्यू बी नॉट अपॉन एम इंटू डी वी वाई अपॉन डी टी होगा। देखिए होगा ना, ठीक है। अब डी वाई बाई डी टी का वैल्यू रख देते हैं यहाँ से हम लोग, कितना क्यू बी नॉट अपॉन एम इंटू वी एक्स। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा डी टू वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स
माइनस क्यू, ये रखेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्चुअली, क्यू बी नॉट अपॉन एम का होल स्क्वायर इनटू वी एक्स। ठीक है, और आपको याद होगा ऐसा कोई इक्वेशन एक हम लोग पढ़े थे, डी टू बाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, याद आ रहा है एस एच एम में। हाँ, जहाँ से अगर हम दोनों देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है, लेकिन ये वेलोसिटी के टर्म में, यानी कहने का मतलब वहाँ डिस्प्लेसमेंट एस एच एम कर रहा था, यहाँ वेलोसिटी एस एच एम कर रहा है। लेकिन ये कंपेयर किया जा सकता है, तो उससे हमको ये पता चलेगा कि ये मेरा क्यू बी नॉट अपॉन एम ओमेगा का वैल्यू है। ओमेगा का वैल्यू वही था, इसके पहले भी निकाले, कोई बड़ा बात नहीं है, यही था ना। हाँ ठीक है, क्यू बी नॉट अपॉन एम। और यहाँ से y का जो वैल्यू लिखते थे हम लोग, y का वैल्यू लिखते थे a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ फाई क्या था, उसका इनिशियल फेज था, ओमेगा तो जान ही रहे हैं, और a क्या था, उसका एम्पलीट्यूड था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा आपका क्यू बी नॉट अपॉन एम, और वी एक्स हो जाएगा आपका a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इनिशियल फेज निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन देंगे, चलिए। और ए एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए तो ए एक्स भी आ जाएगा ना, यहाँ से ए एक्स आ जाएगा, पहले वो फाई निकाल लेते तब एक्स निकालेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए पहले। इधर मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है, ताकि सारा रिजल्ट तो उधर ही है। इसका तो यूज हम लोग कर ही चुके हैं सारा, जो इसका करना था यूज। हाँ हाँ, बस इतना मालूम था वो कि इनिशियली वेलोसिटी 0 था। ठीक है, तो अगर हम t का वैल्यू 0 रख दें तो vx भी 0, तो t का वैल्यू 0 रखो, ये 0 0 बाई समथिंग 0, और ये 0, तो यानी साइन फाई 0, तो साइन फाई 0, इनिशियली साइन फाई कब 0 होगा, 0 डिग्री पे, यानी फाई भी क्या हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब यहाँ से vx क्या आ जाएगा, तो vx आ जाएगा आपका a साइन ओमेगा टी, तो ax कितना हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, फिर इसमें t का वैल्यू 0 रखो, तो देखो ax, इसमें t का वैल्यू 0, यानी इनिशियली t के 0 पे vy 0 होगा, t के 0 पे क्या हो जाएगा, vy 0 होगा। तो vy अगर 0 होगा तो यहाँ से ax कितना हो जाएगा, सोचिए, क्यू ई नॉट अपॉन एम, यानी रिजल्ट होगा क्यू ई नॉट अपॉन एम इक्वल्स ए इंटू क्यू बी नॉट अपॉन एम कॉस 0, कॉस 0 1 ही होता है, 0 होगा ना, तो q से q कैंसिल, m से m कैंसिल, तो a का वैल्यू आ गया ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो यहाँ से आपका vx आ गया ई नॉट अपॉन बी नॉट साइन ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना, क्यू बी नॉट अपॉन एम, क्यू बी नॉट अपॉन एम इंटू टी, ये vx हो गया। और vx को क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt, देख लो vx को क्या लिखेंगे, सॉरी वो एक मिनट रुकिए, एक मिनट, तो vx को क्या लिखते हैं हम लोग, dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt को उधर भेज देते हैं, रिजल्ट क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई वी नॉट साइन क्यू बी नॉट अपॉन एम इंटू टी, इंटीग्रेशन भी लगा देते हैं 0 से लेके x तक, 0 से दिखेगा नहीं एक्चुअली वो सही से, 0 से लेकर t तक dt। तो dx का तो x हो जाएगा, ई नॉट बाई वी नॉट भी रहने दो, और साइन का जो होगा कॉस होगा, और वो डिवाइड में आएगा, तो रिजल्ट आएगा एक्चुअली यहाँ से क्यू बी नॉट और m ऊपर चला जाएगा, होगा, ठीक है। और रिजल्ट ऐसे लिखो,
तो x इक्वल्स हो जाएगा एम ई नॉट डिवाइड बाई क्यू बी नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन का कॉस ओमेगा टी, लेकिन माइनस में कॉस ओमेगा टी ही रहने देते, वो पूरा लिखने में बहुत तकलीफ हो जाएगा। अपर लिमिट 0 तो कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0 यानी 1, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 1, देखिए कॉस ओमेगा टी माइनस 1 आएगा ना, ये कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0 1 और माइनस मल्टीप्लाई करके तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, यानी ये रिजल्ट हो जाएगा आपका एम ई नॉट बाई क्यू बी नॉट का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये एक्स का वैल्यू आएगा। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं एक्स का वैल्यू को एम एक्चुअली ई नॉट बाई बी नॉट ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आ गया एक्स का वैल्यू, ठीक है। अब y का वैल्यू चाहिए हमको, तो y के वैल्यू के लिए y के डिस्प्लेसमेंट से चलेंगे हम लोग और उसमें vx का वैल्यू रखेंगे। vx का वैल्यू कितना लाए हैं हम लोग, ये लाए हैं ना vx का वैल्यू, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं vx का वैल्यू कितना है, तो vx का वैल्यू है हमारा ई नॉट बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये वैल्यू हम रखेंगे वी वाई वाले में, तो वी वाई कितना था बताइए जे वाले में, क्यू बी नॉट बाई एम वी एक्स, क्या था क्यू बी नॉट बाई एम वी एक्स, यही था ना, देखिए तो। अब इसमें वी एक्स का वैल्यू रखिए, वी एक्स का वैल्यू कितना है, क्यू बाई एम क्यू बी नॉट बाई एम ई नॉट बाई बी नॉट साइन, एक्चुअली ये वी एक्स था या ए वाई था, सॉरी वो ये ए वाई था, ए वाई था, वाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, बी नॉट से बी नॉट कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ जा रहा है हमारा, क्यू ई नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी, ये ए वाई का वैल्यू आ गया हमारा। ए वाई को क्या लिखते हैं हम लोग, डी वी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स क्यू ई नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी, तो डी वी वाई रहने देते हैं और डी टी को भेज देते हैं इस तरफ में, इसको नोट करिए, फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे जल्दी, हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी वाई मिल जाएगा हमको, इंटीग्रेट करो। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था ना, और 0 से कहाँ तक हम लोग गए थे, वी वाई तक गए थे, हम माने थे ना कि 0 है, फिर इनिशियली फिर वी वाई तक हम पहुँच रहे हैं, यानी ये इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके वी वाई तक, डी ऑफ वी वाई इक्वल्स क्यू ई नॉट अपॉन एम 0 से टी तक साइन ओमेगा टी डी टी होगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस, फिर माइनस में, लेकिन तो वही 1 माइनस कॉस ओमेगा टी ही आएगा ना, पीछे जैसे हम लोग किए थे, या तो है ही आप लोग को। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से वी वाई हो जाएगा क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और वी वाई को क्या लिखते हैं हम लोग, डी वाई अपॉन डी टी, तो क्या हो जाएगा क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और डी टी को यहाँ से हटा दे रहे हैं तो डी टी यहाँ चला जाएगा, तो डी वाई यानी इंटीग्रेशन 0 से लेके वाई तक, क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा बाहर कर लेते हैं कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन डी टी 0 से लेके टी तक, माइनस कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 से लेके टी तक। कॉस का क्या होता है, साइन होता है, वेरी गुड। तो ये y हो गया, ये क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा हो गया, ये हो गया t, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस का साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, और लिमिट लगाते हैं तो ओमेगा टी के देखो ये आएगा ना साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 से लेके टी तक, तो अपर लिमिट टी रखोगे, लोअर लिमिट 0 रखोगे, तो साइन 0 हो जाता है, उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं, यानी ये रिजल्ट हो जाएगा साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो y का जो वैल्यू आ गया
वो क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी आया, वाई का वैल्यू आया। तो देखो एक्स का वैल्यू क्या था हमारा और वाई का वैल्यू क्या था, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन में आप लोग पढ़े होंगे मैथ में। एक्स इक्वल्स ए 1 माइनस कॉस थीटा और y इक्वल्स बी थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा कुछ था, याद है? देखिए तो ऐसा कुछ पढ़े थे। ये सेम चीज़ आप लोग क्या कहते हैं मैथ्स में पढ़े हैं। और ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है साइक्लॉयड का। साइक्लॉयड है क्या, कुछ खास नहीं है। एक साइकिल ले लीजिए अपना, ठीक है। साइकिल के सरकमफेरेंस पे मान लो एक डॉट है, ठीक है। ये डॉट जैसे ट्रैवल करेगा उसके पाथ को ही हम लोग साइक्लॉयड कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से ये स्टार्ट करेगा ऐसे ऐसे, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, मतलब कुछ इस तरह से इसका पाथ आता है। इसका पाथ कुछ ऐसे आता है, ठीक है। तो ये साइक्लॉयड का इक्वेशन है, आप इसको पूरा नोट करो। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन का केस हो गया। अब एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे क्या, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को देते हैं और जब वो उसका थिकनेस के बारे में, उसके पाथ के बारे में, उसके टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर साइक्लोट्रॉन है, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। फिर देखेंगे फोर्स ऑन द, ये पता नहीं बताएं या नहीं बताएं, वो देख लेना पड़ेगा। मूविंग चार्ज पार्टिकल, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के कारण दूसरे मूविंग चार्ज पार्टिकल पे क्या फोर्स लगता है, क्योंकि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के कारण फील्ड हम बता चुके हैं, और उस फील्ड के अंदर अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो फोर्स लगना ही चाहिए, ठीक है। नोट करिए। तब तक के लिए ब्रेक है, और क्या, अगले क्लास में मिलते हैं।